नहीं सर। ओके चलो चलो शुरू करें। सो द क्वेश्चन इज, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आप सुनो टाइप्स ऑफ चैनल्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी मैं कि वही बात ना। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। आपने नहीं बता दिया था बेटा, मुझे अच्छे से बता रहा हूँ, मुझे आगे बताऊंगा, आप कहोगे आता है, बता दिया। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। इसमें क्या था, डायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को माल बेचता है। इनडायरेक्ट चैनल में होता है 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। 1 लेवल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद में सीधा रिटेलर आता है, और फिर आपका कंज्यूमर आता है। यहाँ पर फिर मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, और फिर कंज्यूमर होता है। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, एजेंट होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और फिर कंज्यूमर होता है। ठीक है जी। यहाँ पर 4 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जिसमें कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचती है, मतलब कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कंपनी का। कंपनी बनाएगी प्रोडक्ट, सीधा कंज्यूमर को दे। कैसा, किस प्रोडक्ट में ऐसा होता हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये किसी भी तरह की प्रोडक्ट में हो सकता है, जिसमें कंपनी, ये में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, में भी कंज्यूमर प्रोडक्ट हो। इसमें जो आपके मेथड्स लगाती है कंपनी, वो कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी इसमें इनडायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू सेलिंग कर रही हो, मे बी टेली मार्केटिंग कर रही हो फोन कर करके, मे बी कंपनी मेल के थ्रू ऑर्डर देती हो, ईमेल के थ्रू, मे बी कंपनी डोर टू डोर सेलिंग करती हो। आपने देखा कई बार घरों के अंदर लोग आते हैं, भैया जो बहन जी वही चीज हो गए, मैडम ये वही चीज हो गए, भैया ये वही चीज हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, डोर टू डोर सेलिंग। और क्या होता है, कंपनी के रिटेल आउटलेट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था बाटा के जैसे हो गए। अब बताओ, मैं कि मैं पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको? सही है, पढ़ाया। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल सब बता दिए थे ना आपको। यस सर, मुझे ये नहीं पता था कि ये हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैंने आपको बिगिनिंग बता दी थी, बट वो पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं बताई थी। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल ये नहीं बताया था, ओरली बोलता हुआ चला गया था मैं, पिछली बार ओरली पढ़ा रहा था ना। हाँ जी ठीक है, तो डायरेक्ट। अब 1 लेवल में क्या हुआ, आपको बड़ा सामने नजर आ रहा है, कंपनी ने माल बेचा रिटेलर को। रिटेलर मतलब दुकानदार हो गए, जैसे आपके घर के पास में बनिए की दुकान है, कंपनी ने सीधा बनिए की दुकान पे भेजा, बनिए ने आपको भेज दिया। ठीक है, तो बनिया मतलब जो हमारा कन्फेक्शनरी का है, उनको जनरली बनिए लोग कहते हैं, तो इसी। ठीक है, तो कंपनी ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। दूसरा, कंपनी ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। 2 लेवल हो गए। अब देखो, यहाँ पर एक बंदा है बीच में, यहाँ पे 2 बंदे हैं, और यहाँ पर 3 बंदे हैं बीच में, फिर हमारा कंज्यूमर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। हाँ जी बताओ, क्लियर?
अब यस क्वेश्चन ये अराइज होता है कौन से लेवल में 1 लेवल आता है, कौन सी प्रोडक्ट में 2 लेवल, कौन सी लेवल में 3 लेवल आता है। ये वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जनरली कंपनी है ना, ऐसी प्रोडक्ट जो होती है जो फर्स्ट लेवल वाली है, ये कंपनी ज्यादातर तब भी थी जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, या कंपनी को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचना, जैसे कि इंडस्ट्री को माल बेचना है। अब मानो इंडस्ट्री के अंदर बनने में मशीन, इंडस्ट्री में मशीन जो यूज होती है, क्या वो बीच में 10-15 एजेंट रख के माल बेचा जाएगा, कंपनी डायरेक्ट बेचना पसंद। जैसे हमने कभी कभी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कभी आपके घर पे आई हो तो आपने देखा होगा, आप सीधा दुकानदार के पास जाते हो, लेते हो, लेकिन कंपनी से ही बंदा आता है डायरेक्ट उसको बताने के लिए, मैनुअल बताने के लिए कि कंपनी कैसे मशीन कैसे चलेगी, मशीन में क्या क्या पार्ट्स हैं, किस किस तरीके से इसको यूज करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। टीवी भी इंस्टॉल करने के लिए हमेशा कंपनी का ही बंदा आता है शुरू शुरू में। कहने का मतलब है, जब कभी कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, तो कंपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजती है, कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर कांटेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज्यादातर डायरेक्ट चैनल के थ्रू बेची जाती है। अब रिटेलर के अंदर कौन आ गया हमारे पास, अब जैसे हमारा सब्जी की बात करें तो सब्जी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर सब्जी मंडी में बेचेगा, सब्जी मंडी वाला सब्जी को बेचेगा कंज्यूमर को, और रिटेलर कस्टमर को बेचेगा। ये ज्यादा लेवल तभी रखे जाते हैं जब हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो, जैसे कि टूथपेस्ट, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब चीजें जनरली हमारे पास 2 लेवल और 3 लेवल के अंदर चली जाती है, क्योंकि इसको फटाफट से बेचना होता है, फटाफट से बंदों को बेचो ताकि उसके बाद पेरिशेबल गुड्स में जनरली इस तरीके के लेवल चलते हैं, क्योंकि तब हम होलसेलर को माल बेचे, होलसेल रिटेलर को, ताकि फटाफट से माल जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चला जाए। ये जनरली बहुत ज्यादा हमारी रोजमर्रा की चीजें जो होती है हमारे पास किसमें आती है, 2 लेवल 3 लेवल में आती है। ठीक है, क्लियर होती बात, बताओ यहाँ तक। यस तो ये डिपेंड करता है कंपनी की साइकोलॉजी कैसी है, कंपनी किस तरीके से बिजनेस करना चाहती है। ठीक है, तो इस बेस पे हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, देन फिर आता है बस हमारा इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा मीनिंग ही आपको पढ़ना है, और कोई बहुत ज्यादा डिटेल में इसके अंदर है नहीं। अब आता है हमारा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिजिकल, प्रियंका आपको कुछ पूछना है इसके अंदर? नो सर। जाग रही है? यस सर। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? वेरी सिंपल, जब कभी हमारे पास प्रोडक्ट का एक तो ऑर्डर लेना होता है सिर्फ। ठीक है, अब मुझे आपको जहां से प्रोडक्शन हुआ वहां से कंज्यूमर के पास माल जाना है, तो मैं किस तरीके से फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा हूं। आपने देखा होगा, आपने पिज्जा मंगवाया, किसी डोमिनोज से मंगवाया सपोज, सर्दी के दिन है, क्या आपको लगता है कि आपके वहां से पिज्जा जब तक वहां पे पहुंचेगा 15-20 मिनट आधे घंटे में गर्म रह पाएगा? वो लॉजिकली तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि ठंड हो रही है, 15 मिनट में चीज ठंडी हो जाती है। लेकिन आप देखते हो पिज्जा जब कभी आपका आता है गर्म होता है, कारण उन्होंने उसके तरीके ऐसे बना रखे, पीछे जो बना रखा है वो थर्माकोल का बॉक्स है, उसके अंदर क्या होता है, ठंडी चीज होती ही नहीं है, गर्म की गर्म रहती है, ठंडी की ठंडी रहती है। एयर टाइट कंटेनर बनाए जा सकते हैं ताकि आपके पास चीज जो फ्रेश भी हो और हमेशा ताजी भी पहुंचे, और गर्म की गर्म है तो गर्म, ठंडी है तो ठंडी पहुंचे। तो इसको कहते हैं फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हम कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न होता है। मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब कि हमारे को अगर मार्केटिंग करनी है तो हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। मैंने आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी यहाँ पर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास आएगा कि हम प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी बातों को हमें करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटर से बेटर हो, ताकि कस्टमर हमेशा चीज खरीदे तो हमसे ही खरीदे। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था अमेजॉन। ठीक है, व्हाई यू कॉल फ्रॉम अमेजॉन, आप अभी ऑर्डर दो, 2 घंटे बाद आप देखोगे आपके ऑर्डर की प्रोसेसिंग भी शुरू हो चुकी है। हो सकता है 5 से 6 घंटे बाद आपके घर पे प्रोडक्ट भी आ जाए। कई बार तो मेरे फ्रेंड को एक बार फोन मंगवाना था, दुकान पे गया, कहना भाई साहब फोन है, कहना हाँ है, लेकिन आपको कल मिलेगा।
या 2 दिन बाद मिलेगा, अभी डिलीवरी मिलेगी। अमेजोन पे उसने ऑर्डर करा दोपहर को 11 बजे, मार्केट से फोन सस्ता भी मिला, जितने का मिल रहा था तकरीबन 2000 रुपए का फर्क था फोन में, और फोन शाम तक उसके घर पे भी आ गया। ऊपर से वहां पे लोन नहीं हो पा रहा था उसका, लोन लेने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वहां पर उसका लोन भी बहुत इजीली हो गया। दैट वाज नॉट ए बिग टाइम, विद इन ए मतलब 2 मिनट के अंदर, जैसे मानो मैंने ऑर्डर करा, उसका लोन का जो कार्ड था, कार्ड डाला बजाज का, और इमीडिएटली लोन सैंक्शन हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम किस तरीके से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किन किन प्रोसेसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, किन किन चीजों को हम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ जी बेटा, डन। ओके, देन कम्स नेक्स्ट। अभी जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपके पास यही कोर्स में कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट है? नंबर 1, ये वो चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके आप दिमाग में पता क्या क्या हो गया, अमेजोन, और कुछ नहीं कहना आपको अमेजोन के अलावा। सबसे पहले होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर 2 इन्वेंट्री कंट्रोल, warehousing, and the last thing is transportation. आपने कोई एक ऑर्डर करा, ध्यान से देखना, आपने कोई एक ऑर्डर करा, ऑर्डर प्रोसेस हुआ, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री चेक करी कि भाई आप उनके पास माल है या नहीं, तभी आ जाएगा लिखा होगा कि है या नहीं, अब स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, इतनी क्वांटिटी नहीं है। फिर आपने इन्वेंट्री को देखा, वो गोदाम में गया, गोदाम से माल निकाल के उसने आपको क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। सही बात है, ऐसा ही होता है अमेज़न में, चेक करके देखो वेदर इट इज एप्लीकेबल। हाँ जी प्रियंका, ऐसा ही होता ना। सबसे ऑर्डर की प्रोसेसिंग हुई, इन्वेंट्री में जाके चेक करा, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में जाके चेक करा है इतनी क्वांटिटी या नहीं है, कंप्यूटर में चेक हो गया, गोदाम में गया वो बंदा, उठाया माल और आपको भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। सो दीज आर द 4 थिंग्स, और इसी का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये कंपोनेंट है क्या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के अंदर, इसका किस तरीके से यूज है। सिर्फ नाम बताने से हमारा काम नहीं चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर प्रोसेसिंग? देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी ऑर्डर करोगे, एक कंपनी है जो आपके ऑर्डर को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। आपने ऑर्डर दिया, रेडी ने लिया ऑर्डर, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है सर भिजवा देंगे, ओके सर ओके। इतने में वो किसी काम में लग गई, 2 दिन बीत गए, आपको याद आया, अरे भाई ऑर्डर तो अभी तक आया नहीं, अरे सर मैंने वो लिखा था, मैं भूल गई जी, मैं अभी भिजवा रही हूँ। या बहाना मार देगी, सर वो है ना एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पर वो हो गया था, वहां पे वो हो गया था, दे हैव सो मेनी इश्यूज। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपका टाइम कितना लग रहा है बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होता है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का, और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आपको अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचना है कि कस्टमर आपके पास आज तो माल यही ले, दोबारा भी ऑर्डर करे, और सदा सदा आपके पास ही रह के और जाने की सोचे भी नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो देना पड़ेगा ऑर्डर की प्रोसेसिंग आपकी कितनी फास्ट है। क्योंकि कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक माल जो जा रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है। क्योंकि ऑर्डर की प्रोसेसिंग पहले कंज्यूमर देता है, ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर उसके ऑर्डर को प्रोसेस करता है। जितनी स्पीडीली वो प्रोसेस करेगा उसको, उतना उसके लिए बेटर है। इससे कस्टमर के दिमाग में इमेज बहुत अच्छी आती है, कह रहा वहां पे ऑर्डर करो यार, 10 मिनट में माल आ जाता है। यू विल नॉट बिलीव, मतलब जो आजकल स्विगी और जैसे कल आप बता रहे थे, कौन सा बता रहे थे, मैं आप एक और ब्लिंकिट सर, ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट के अंदर क्या है, आप अभी ऑर्डर करो, इतनी देर में मैं खुद नीचे उतर के सामान नहीं ला सकता जितने में वहां से ऑर्डर आ जाता है। मैं खुद भी अगर घर से नीचे उतरू ना अभी और जाके सामान लेने की कोशिश करूं, 2 चौक दूर जाऊं या 1 चौक दूर जाऊं, तो इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं ला पाता हूँ जितनी में ऑर्डर वैसे ही घर पे आ जाता है। और कॉस्टिंग क्या आ रही है, मुश्किल 10-15 रुपए। मेरी उससे ज्यादा कॉस्टिंग तो तब आई थी जब मैं गाड़ी पे खुद जाता।
मुझे मानो 2 किलो दूध लेकर आना हो तो मैं घर से नीचे उतरूंगा, गाड़ी उठाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, 2 चौक दूर जाऊंगा, दूध लेकर आऊंगा, टाइम भी वेस्ट, पैसे भी लगे, और इतने में क्या होता है 10-15 रुपए नहीं लगते मुश्किल से, और कभी कभी तो डिलीवरी भी फ्री होती है अगर हम इतने से ऊपर का ऑर्डर कर देते। ठीक है, तो क्या होता है, हमने ऑर्डर करा, उसी समय चीज प्रोसेस हुई, 10 मिनट बाद बता देता है, तकरीबन मेरे पास तो 8-9 मिनट में ऑर्डर घर पे पहुंच जाता है। व्हाट आई मीन टू से, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, सबसे बढ़िया काम हो गया, जाना आना नहीं पड़ा, टेंशन खत्म हो गई। धीरे धीरे वो देखेंगे उनके पास पहले 1 कस्टमर आए, 2 आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, और पता होगा बहुत सारे एरिया के बहुत सारे कस्टमर उनके में इकट्ठे हो गए। तो अब क्या हुआ, उनका काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस गुडविल। दैट इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर की प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है। ठीक है, अगर मानो गलत क्वांटिटी भिजवा दी जाए, मानो फिजिकल ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये भी आ सकता है कि आपने क्वांटिटी सही भिजवाई, क्वालिटी सही भिजवाई, माल सही भिजवाया, सही एड्रेस पे भिजवाया या नहीं भिजवाया, ये सब बातें ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर काम आती है। ठीक है, फिर दूसरी टॉपिक आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखो बेटा, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, माल तो भिजवाना है, ऑर्डर में आपने देख लिया, लेकिन कितना कंट्रोल, मानो कंपनी जो वही बढ़िया होगी जो कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट कमाए, वो कंपनी बढ़िया नहीं होती जो ज्यादा पैसों में ही प्रॉफिट कमाए। कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया मानी जाएगी, जो इतना ही पैसा लगा रही जितना उसको जरूरत है। तो कंपनी को फिजिकल मूवमेंट का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कितना मेरे पास ऑर्डर यूजली आता है और कितना मुझे स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अब लॉजिकली तो ये लगता है कि अगर मुझे बिजनेस चलाना तो स्टॉक ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, ताकि कभी कोई भी ऑर्डर आ जाए तो उस ऑर्डर को भिजवा दो। लेकिन अगर कंपनी ऐसा करेगी, ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टॉक मेंटेन करेगी, मानो 50 चीजों में डील करती है, ठीक है, तो 50 चीजों का स्टॉक, फिर तो उसको बहुत सारी क्वांटिटी रखनी चाहिए। कई बार कोई प्रोडक्ट हॉट सेलिंग होती है, जल्दी जल्दी बिकती है, कोई कम बिकती है, लेकिन सभी का अगर स्टॉक रखेगी तो उसके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, वो उस पैसे को कहीं और लगा के कुछ और प्रॉफिट कमा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, उसने स्टॉक बहुत ज्यादा रख लिया। स्टॉक ज्यादा रखने में एक और भी प्रॉब्लम है, स्टॉक ऐसा तो नहीं है खाली जगह पे रख दिया जाता, जगह भी तो देनी पड़ेगी। अब मानो जगह बहुत बड़ी दे देते हो, पता का उसका रेंट ही उतना ज्यादा है जब कितने की जरूरत थी। एक तो आपका पैसा ब्लॉक, ऊपर से जगह ब्लॉक, ऊपर से जगह बड़ी देनी पड़ गई तो रेंट भी ज्यादा देना पड़ा, या कॉस्टिंग तब भी ज्यादा आ गई जब हमने बड़ा प्लॉट एरिया। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा इन्वेंट्री कंट्रोल करने से पहले कि कौन सी चीज कितने टाइम में बिक जाती है, एट एन एवरेज का सेलिंग टाइम कितना है, नंबर 1। दूसरी बात की प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, नंबर 3। प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, यानी कि आपको उसको कैरी करने की कॉस्ट कितनी है। पता लगा आपको 6 महीने तक प्रोडक्ट कैरी करनी पड़ गई, उसके ऊपर जगह का रेंट भी आया। इसका एग्जांपल मैंने शायद आपको एक बार पहले भी दिया था अपने फ्रेंड का, जो मैं उससे साड़ी लेने गया था, याद है, मेरी मदर ने साड़ी मंगवाई थी, एग्जांपल याद है आपको? हाँ जी, मैं रिमेम्बर, हाँ जी याद है? नो सर। महक आपको भी याद नहीं है? सर मुझे साड़ी वाला नहीं पता। चलो मैं दोबारा बताता हूँ ध्यान से सुनो। मेरा एक दोस्त है, मैंने बताया आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अनूप शर्मा, नाम भी याद रहेगा आप। अनूप शर्मा उसका नाम है, मेरे मतलब फ्रेंड का भी फ्रेंड है। वो पहले करोल बाग में ही रहता था, उसका घर शिफ्ट हो गया मयूर विहार में, पूरी फैमिली वहीं पे चली गई। उनके वहाँ बहुत बड़ी दुकान है, बहुत फेमस शॉप है वहाँ पर, कपड़े साड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है। एक दिन उसका कोई माल है नहीं करोल बाग में उतरा, तो मतलब तकरीबन 50-100 साड़ियां उसकी यहाँ पे उतरी, तो उसने यहाँ पर साड़ी की डिलीवरी दे दी और रात को हमारे यहीं पर रुका। हम लोग पहले रात को बैठ के ताश वगैरह खेलते रहते थे, तो वो भी हमारे साथ रात को बैठा, वैसे क्या बैठा, रोज ही आता था खेलने के लिए, वहां से भी आता था स्पेशल। तो साड़ी वाड़ी लेकर बोला, और भाई किसी को साड़ी वाड़ी चाहिए तो बता देना। हमने कहा ठीक है। मैंने उससे देखा साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मैं कहा मम्मी को दे दूंगा। मैंने मम्मी के लिए 2 साड़ी ले ली। पूछा भाई साड़ी है कितने की, बोला बिल देख लो यार, जितने की उतने ही दे देना। बिल देखा, बिल में उसका 300 रुपए लिखे हुए थे, एक साड़ी का रेट। उसने 300 रुपए की साड़ी मुझे दे दी और 2 साड़ी लेकर मैंने
जाके मम्मी और मेरे बाकी दोस्तों सभी ने कहा साड़ी है, घर पे दे, उतने कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रही थी, तो कितने की होती। अब 2-3 महीने बीत गए, 2-3 से भी ज्यादा महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए तकरीबन। मम्मी ने मुझे कहा अशोक एक काम करियो, जरा वो अनूप को बोलियो, मतलब घर पे बहुत अच्छा खासा आने जाना है, तो कहने अशोक अनूप को बोलियो कि साड़ी है ना और दे देगा जरा, दीदी को देनी है, मतलब मेरी सिस्टर को देनी है। मैं ठीक। अब मैं गया मयूर विहार उसकी दुकान पे, तो आना जाना तो वैसे लगा ही रहता, पर उस दिन स्पेशली साड़ी है नहीं क्या। मैं कहा अनूप यार वो साड़ी चाहिए एक और, 2 साड़ी और चाहिए, मम्मी ने मंगवाई। कहने ले जा यार तेरे लिए तो बनाई। ठीक। अब ये या बैठे बैठे रहे 2-4-5 घंटे, फिर मैंने कहा चल यार चलिए, वो बता कितने पैसे दूं। कहना पैसे हो गए तेरे 900 रुपए 2 साड़ी। पिछली बार कितने की दी थी उसने, सर 600, अब कितने की दे रहा है। 900। मैं क्या बोला, मैं लूट रहा है यार। मैंने कहा हमसे भी कमाएगा तू, बोला कमा नहीं रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, जितने की चीजें उतने की दे रहा हूँ। मैंने कहा जितने की चीजें उतने की दे रहा, पिछली बार तो 300 की दी थी तूने, 2 साड़ी 600 की दी थी, अब तू 900 रुपए मांग रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ भाई। कह रहा देख भाई बढ़िया आदमी हूँ मैं, और रेट टू रेट चीज दे रहा हूँ। मैंने कैसे रेट टू रेट, पहले एक काम कर, मेरी बात काटने से पहले या रेट पूछने से पहले तो एक काम कर, बाहर जा काउंटर पे, यही साड़ी है ना, बाहर काउंटर में लगी हुई है, उस पर रेट देख कर आ। मैं बाहर गया, रेट देखा, रेट वहां पे कहा तो 3,500 रुपए एक साड़ी का रेट, 3,500 रुपए। तो मैंने कहा भाई लूट मचा रखी है तुमने, 300 रुपए की साड़ी को 3,500। बोला भाई यहाँ पे यही रेट है, तुम्हें मुझे पता है ना रेट, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कस्टमर को थोड़ा पता होती है। बोला यहाँ पे यही रेट पे बिकती है, 4-4 हजार की भी साड़ी बिकती है यहाँ पर, यही साड़ी। अब कहता है, मैंने कहा तू मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे दे रहा है ये तो बता, 300 की आई थी तेरे तो। बोला देख, जब मैंने साड़ी खरीदी थी तो 300 रुपए की थी, मैं वहीं पे लेकर आया, मेरी कोई कॉस्टिंग नहीं, मैं तुम्हें 300 की 300 में दे दी। फिर तो को याद है मैं जाने के लिए ऑटो रिक्शा किया था उस दिन। मैंने कहा हाँ। कहना 200 रुपए ऑटो रिक्शा के लगे थे। मैंने कहा लगे होंगे। कहने लगा 200 रुपए ऑटो रिक्शा के लगे, 50 साड़ी थी उस समय मेरे पास, 4 रुपए पर साड़ी का रेट बढ़ गया। कह रहा अब तुम्हारी दुकान देख रहा है कितनी बड़ी है, इसमें बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लड़के हैं, पर मंथ मेरी दुकान पे जितनी भी साड़ी, माने यहाँ पे 5,000 साड़ी, मैं 2 लाख रुपए महीने के खर्च करता हूँ, तो 40 रुपए पर मंथ कॉस्टिंग बढ़ जाती है मेरी इस साड़ी के अंदर। ऊपर से अगर मैंने पैसा ब्याज पे उठा रखा है तो उस पर मेरा इंटरेस्ट की रेट भी जाता है, फिर ऊपर से मुझे कुछ अपना भी प्रॉफिट चाहिए होता है, वो भी सारी कॉस्टिंग होती है। तो सारी चीजों को मिला मिलकर मेरे को एट एन एवरेज 3 महीने के तकरीबन 150 रुपए तो पड़ ही जाते हैं, और मैं तुझसे सिर्फ कॉस्ट ले रहा हूँ, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा रहा। अगर प्रॉफिट कमाऊंगा तो 3,500 की साड़ी है, और देखो हमारी दुकान के बाद लिखा फिक्स प्राइस शॉप, हम किसी को एक पैसा भी कम नहीं करते, ये फिक्स प्राइस शॉप है हमारी, और वहां पे लिख रखा है स्पेशली फिक्स प्राइस शॉप, नो बार्गेनिंग प्लीज। 3,500 की साड़ी है, वो मैं तेरे को कितने दे रहा हूँ, 450 रुपए, जेन्युइन दे रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। वेदर ही इज राइट, टेल मी, द क्वेश्चन इज वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। हाँ जी महक। सर राइट है कि प्रॉफिट तो हो ही रहा है। नहीं कहाँ हो रहा है बेटा उसको प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं हो रहा एक पैसे का, सर कॉस्ट टू आपके कॉस्ट साथ दे रहा में हूँ, और कस्टमर। और कस्टमर से कमा रहा होगा, लेकिन मुझसे तो नहीं पैसे कमा रहा, कॉस्ट दे रहा हूँ, तो सिंपल जेन्युइन जेन्युइन कॉस्ट है। अब इसी बात का मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। मेरे डैडी थे, हमारी भी एक शॉप थी, ठीक है अभी भी, हमारी भी शॉप थी। जब मैं छोटा दुकान पे बैठता था तो डैडी कोई प्रोडक्ट लेकर आते 100 रुपए की, मैंने डैडी से पूछा डैडी कितने की देनी है प्रोडक्ट की, तो डैडी पता क्या कहते थे, 100 रुपए की सानू आंदी, किन्ने दी मर्जी दे दे। अब चाहे वो प्रोडक्ट 3 महीने पुरानी हो चाहे 2 महीने पुरानी, 100 की आई थी 110 में दे दी, वो क्या सोच रहे प्रॉफिट हो रहा है।
वो कहते 100 की चीज आई 110 में दी, 10 रुपए का क्या प्रॉफिट। तो मेरे डैडी कौन सी बात कर रहे हैं, बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ही डजंट नो व्हाट द बिजनेस इज। मैंने बिजनेस करना सीखा उस बनिए पूत से, सच में बिजनेस होता क्या है। उसका कहना ही है कि भैया 100 रुपए की चीज आपकी आई थी, तो पहले बताओ कि लाने की कितनी कॉस्ट लगी थी, दुकान पे जो पड़ा हुआ उसका बिजली का बिल कितना है, पानी का बिल कितना है, सबको लगाओ ना, तब जाके देखो आपकी कॉस्टिंग क्या है, उसके हिसाब से माल को बेचो, तब जाके आपको पता लगेगा साल के एंड में प्रॉफिट कमा रहे हो लॉस कमा रहे हो। पता लगा 100 की चीज आई थी, उसके ऊपर कॉस्ट ही आपकी 15 रुपए की पड़ चुकी है, और चीज आप 110 की बेच रहे हो, आप कैसे हो रहे हो 10 का प्रॉफिट कमा रहे हो, जबकि आपको एट द एंड जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो आपको नजर आएगा 5 रुपए का लॉस हो गया था। राइट और रॉन्ग? यस सर। सो दैट इज द थिंग। तो इन्वेंट्री हमें कितनी रखनी है अपनी दुकान के अंदर, पता लगा इसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, पता लगा हमने जगह बेफालतू में रेंट पे ले ली और हमें पता लगा हमारी कॉस्टिंग ही बढ़ गई, तो ऐसा ना हो। इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन्ड एट ए रीजनेबल लेवल। इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस, ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। आपको ये भी देखना होगा कि कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है उस वेयर हाउस की जहाँ पे आप उसको रख रहे हो। फिर आपको इसके अंदर कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्स इन, आपको अगर सेल्स फोरकास्ट करनी है तो ध्यान होना चाहिए आपको कि कितनी सेल एट एन एवरेज हम कर पाएंगे, कितनी सेल हमारी हो जाती है। हमें उसके हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये भी देखना पड़ेगा आपको कस्टमर जिसको आप जो देते हो माल, उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल कितना है। अगर वो कहता है एक दिन माल भी लेट आता तो वो बड़ा खुश होता है, एक दिन लेट ही आ रहा है, बाकी जगह 20-20 दिन लेट आता है, तो आप करो एक दिन के हिसाब से लेके चलो स्टॉक, या 2 दिन के हिसाब से लेके चलो। लेकिन अगर आपको लगता है कस्टमर बहुत ज्यादा होश पौश में रहता है, मुझे अभी के भी माल चाहिए, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली स्टॉक भी अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा। लोगों की मेंटेलिटी कैसी है ये भी देखना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसकी इमेज क्या बन जाती है कंपनी के अंदर, क्या उसकी धारणा है, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर चीज को सोचना पड़ेगा। आपको वेयर हाउस भी अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो मैंने एक काम करता हूँ, जरा इस पेज की देता हूँ फोटो, ठीक है, और मैं भी आपको भेज रहा हूँ, फिर 2 मिनट के बाद मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। 1 मिनट का टाइम दो मेरा।
बेटा 1 मिनट का टाइम दो, मेरा फोटो खींच के ना अभी आपको भेज दूं। क्योंकि मैं आपका बुक नहीं है ना, दिक्कत आती रहेगी बार बार। प्रियंका आपके पास कौन सी बुक है? सर सुभाष दे। ठीक है। संदीप गर्ग नहीं है? नो सर। बस 2 पेज और है मुझे। तुम जरा ड्राइव में जाओ, बिजनेस स्टडीज के ड्राइव में। और मार्केटिंग की चैप्टर में जाके देखो, वो आ गया, फाइल आई है कोई? चेक करो। हाँ जी, देखो भी नजर आ रही है। यस सर।
तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको यहीं से पढ़ा रहा हूँ, मेनली भी मुझे आपको यही पढ़ाना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। याद किससे करोगे? मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया पॉइंट्स को, क्योंकि मैंने आपको बताया अमेजोन को याद करना है। तो अमेजोन को याद करके आपको चारों चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको रीडिंग करा रहा हूँ, यहाँ से देखो। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग रेफर्स टू टाइम एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। टाइम कितना लग रहा है, स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व है आपके बिटवीन द रिसीट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑर्डर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर। A good physical distribution system should provide an accurate and speedy processing of orders, in the absence of which the goods would reach to the customer late or in the wrong quantity or quality or specification. This would result in consumer dissatisfaction with the danger of loss of business and goodwill. Am I right? यही बताया था बेटा मैंने आपको। Yes, sir. Okay. Transportation. Transportation is a means of carrying goods and raw materials from the point of production to the point of sale. It is one of the major element of the physical distribution, because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed. For example, tea manufacturer in Assam is transported to the different places of consumption, right? Done. Yes, sir. Third one, warehousing. Storage or warehousing, it is one of the major concern. आपको पता है आलू या जितनी भी वेजिटेबल्स होती है हमेशा उस सीजन में नहीं होती जब हमें मिल रही होती है आजकल, क्योंकि उनको वेयर हाउस में रखा गया था, गोदाम में रखा गया था, और इतने तरीके से रखा गया था कि खराब भी नहीं होती। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग रेफर्स टू होल्डिंग और प्रिजर्विंग गुड्स टिल दे आर डिलीवर्ड टू द बायर्स। वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी ऑफ देम। क्योंकि प्रोडक्ट की कहते हैं टाइम यूटिलिटी होती है। कभी हम मार्केट जाओगे ना, मम्मी से पूछना, मम्मी जाएगी मार्केट तो पूछना आलू कैसे मिलता है, पोटैटो। वो बोलेंगे पुराना आलू एक नया आलू। जी पुराना आलू इतने का, नया आलू इतने का है। अब पुराना आलू जो है 15 रुपए किलो है, तो नया आलू भैया 30 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो। इतना फर्क होता है। रीजन तो भैया ये आलू को जब उन्होंने प्रिजर्व करके रखा तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग है, कहीं ना कहीं तरीके से रखा जा रहा है। नया आलू सस्ता होता है, पुराना आलू महंगा होता है, मीठा भी होता है, क्या होता है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। The need of warehousing arises when there is a time gap between the production and the consumption of goods. By bridging the gap, warehousing creates time utility. इससे क्या होता है टाइम यूटिलिटी? देखो कई तरह की यूटिलिटी हमारी पूरी करती है, ध्यान से सुनना। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कई तरह की यूटिलिटीज को हमारा पूरा करता है। तो टाइम यूटिलिटी होती है, प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब बनी कभी और यूज कभी और होगी, टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब बनी कहीं और, बिकेगी कहीं और, यूज कहीं और करी जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। अब सारी असम वाले लोग चाय नहीं पियेंगे ना, पूरी दुनिया के लोग चाय पियेंगे, तो प्लेस यूटिलिटी है। बनी कभी और, बिकेगी कभी और, यूज कभी और करी जाएगी, तो उसको कहेंगे टाइम यूटिलिटी। तो ये हमारा कौन सा काम पूरा कर रही है? टाइम यूटिलिटी को पूरा कर रही है। वेयर हाउसिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स the efficiency of the firm in serving its customer. For example, more warehouses provides better customer service at less time is needed to serve customer at different location. अब मानो हमारे गोदाम कई जगहों पर, तो हम क्या करते हैं पहले ही माल वहां पे पहुंचा के रख देते हैं ताकि जैसे उस जगह के लोगों को जरूरत हो भेज जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया चाय अगर आपको पीनी है तो पहले आप असम ऑर्डर करोगे, असम से आएगी, आ तो जाएगी लेकिन आएगी महीने बाद। चाय आपको आज पीनी है, चाय मिलेगी महीने बाद, तो चलेगा? नॉट पॉसिबल। बट टू डू हर जगह पे उसके गोदाम रखे जाते हैं और हर जगह पे चीज, ताकि कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्व की जा सके। हाउएवर वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व्स ए कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग। लेकिन वेयर हाउसिंग की एक दिक्कत है, स्टोर करने की कॉस्ट भी तो आती है। सो द फर्म हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। पता लगे कस्टमर की सर्विस तो हो रही है, ठीक है, लेकिन पता लगा हमारी कॉस्ट उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई और कस्टमर उतने पैसे देने को तैयार नहीं। फायदा क्या हुआ? वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर प्रोडक्शन साइट्स of the products requiring long storage, such as agricultural products. This helps in minimizing the charges of transportation of goods. On the other hand, warehouses are kept near to the market for bulky products. जब bulk products हो तो वहां पे रखेंगे जहां पर कि हमारी प्रोडक्ट का बेचना हो हमें, और अगर वो हमारी कोई पेरिशेबल गुड्स है तो वहीं पे रखेंगे जहां पे वो गुड्स बन रही है, like machinery and automobiles, and perishable products like bakery and vegetables, right? Then आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को कंट्रोल करना है, स्टॉक का ध्यान रखना है, स्टॉक कितना मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायर्स डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री।
Inventory means maintenance of stock of goods held for distribution. Higher inventory ensures better service to customer. Understood है? Quantity हमारे पास ज्यादा होगी, customer जब माल मांगेगा तभी मिल जाएगा, customer खुश. But also raises the cost of carrying on inventory. Lots of capital would be tied up in the stock. अगर हम ऐसा करने लग पड़े तो हमारा बहुत सारा पैसा स्टॉक में ही चला गया. कॉस्ट भी तो लग रही है ना, पैसा भी तो ब्लॉक हो रहा है. कहां से आएगा पैसा? पेड़ पे तो उगते नहीं है पैसे. और अगर शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हुआ, इससे हमारा कस्टमर लूज हो जाएगा, कस्टमर चला जाएगा कंपटीटर के पास. सो इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री एट आइडियल लेवल so that the balance is maintained between the cost and consumer satisfaction. कि हमारी कॉस्ट भी लेवल पे रहे और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी हो. With advancement in computerization and information technology, the need for keeping higher inventory reduced. अब तो कंप्यूटराइजेशन हो गया तो हमें को इन्वेंट्री ज्यादा रखनी नहीं पड़ती. पहले क्या होता था, लोग गोदाम में माल रखते, पता ही नहीं होता था कहाँ रखा हुआ माल. लेकिन अब क्या होता है, कंप्यूटर में पता रहता है. जैसे ही माल आता है तो एंट्री डाल दी जाती है, जब माल बेचा जाता है तो एंट्री डाल दी जाती है, तो पता लग जाता है कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है. कई बार आप किसी दुकान पे जाते होगे तो उनसे पूछो भैया ये माल है, वो कहेगा भाई साहब देख के बताता हूँ. कहाँ देखेगा? कंप्यूटर में देखेगा. गोदाम में जाके नहीं देखेगा, कंप्यूटर में देखेगा. अगर कंप्यूटर में क्वांटिटी पड़ी हुई है तो समझ लो माल पड़ा हुआ है. अगर कंप्यूटर में माल नहीं लिखा हुआ तो क्वांटिटी नहीं है. ठीक है. तो विद एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर कीपिंग हायर इन्वेंटरी इज रिड्यूस्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट इज जस्ट इन टाइम. Just in time inventory means जितनी जरूरत है जरा उतना ही माल होगा. These are becoming popular. Correct forecast about the product demand also reduces the need for maintain higher inventory. अगर हमारी forecasting बहुत अच्छी हुई है, हमारा माल कितने टाइम में बिक जाता है, कितना बिक पाता है, कितना नहीं बिक पाता, अगर हम इस बात के बहुत समझदार हैं तो हमारे को मेंटेन करना आसान हो जाता है. The major factor determining the inventory levels are, inventory का जो level है किस बात पे डिपेंड करता है. नंबर 1, पॉलिसी ऑफ द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, कि हमारी कस्टमर को सर्विस करने की पॉलिसी कैसी है, हमारी खुद की सर्विस कैसी है. अगर हमारे को आदत है भैया कि हमें कस्टमर को ऑन टाइम माल भिजवाना है, बस जैसे मानो अभी स्विगी हो गया, जो ब्लिंकिट आप बता रहे हो, दोनों के अंदर जो है वो वही है. उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम कस्टमर को लिख के लगाते हैं, उनके उसमें लिखा हुआ बैनर पे डिलीवरी विद इन 10 to 15 मिनट्स. डोमिनोज है, लिख रखा आधे घंटे में आपका पिज्जा पहुंच जाएगा. So, if the firm policy is to offer higher level customer service, then firm must keep large stock so that there is no delay in the supply of goods. फिर दूसरी बात, किस बात पे डिपेंड करता है हमारा इन्वेंटरी का? हमारी सेल्स फोरकास्ट कितनी एक्यूरेसी. कभी कभी बंदा बहुत समझदार होता है, सही फोरकास्ट करता है. कुछ लोगों की फोरकास्टिंग अच्छी नहीं होती, हमेशा नुकसान में रहती. If accurate sales forecasts are available, then the firm can manage the less stock. However, in the absence of accurate sales forecast, large stock is needed to meet unexpected demand. फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है? इट मींस द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू ट्रांसमिट इन्वेंटरी नीड बैक टू द फैक्ट्री, कि हमें कितना माल फैक्ट्री से लाने में लगता है एंड गेट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट लाने में कितना लगता है. इफ द फर्म्स कैन मीट एडिशनल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द लेस टाइम, द नीड फॉर इन्वेंटरी विल बी लेस. हमें इन्वेंटरी की जरूरत कम पड़ेगी. और द फर्म नीड मोर टाइम टू रिस्पॉन्डिंग टू द एडिशनल डिमांड, द लास्ट स्टॉक विल बी नीडेड. फिर हमें देखना पड़ेगा हम जहां पे माल रख रहे हैं कॉस्टिंग कितनी आ रही है. इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एटसेट्रा. इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज हाई, द लेस स्टॉक इज टू मेंटेन. हाउएवर इन द केस ऑफ लो कॉस्ट इन्वेंटरी, हायर इन्वेंटरी कैन बी मेंटेन्ड. तो सबसे पहले बेटा आपको सब कुछ पढ़ना है और मुझे बताना है इसमें आपको क्या क्या डाउट आ रहा है. हाँ जी, मैं क्लियर? यस सर. देन देयर कम्स प्रमोशन. अब प्रमोशन में क्या पढ़ना है आपको? पहले तो आपको प्रमोशन मिक्स का मीनिंग पढ़ना है. ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, बस में चैप्टर में और कुछ नहीं करना यहाँ पर. अब यहाँ पे आपको अंदर का मटेरियल नहीं पढ़ना. प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कितने प्रमोशन के हम टूल्स लगा सकते हैं. मैंने आपको 4 बताए थे प्रमोशन के रूल, देखो आपके सामने लिखे हुए. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन. तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन. It must be noted that public relation and publicity both are different together. Both are taken together, but they are different. Become the 4th ingredient of product mix. However, the scope of syllabus is restricted to public relation only. Publicity हमारे कोर्स में नहीं है. हम सिर्फ पब्लिक रिलेशन की बात करेंगे इस चैप्टर. ओके, अब हम इसका नाम कहते हैं, सारे टूल्स को मिलाकर नाम कहते हैं प्रमोशन मिक्स. किन किन चीजों को मिला के प्रमोशन मिक्स का नाम दिया था? कभी कभी प्रमोशनल टूल भी कहते हैं इनको. प्रमोशनल टूल या प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग टूल्स एक ही बात होती है.
याद रखना कई बार पेपर में पूछे मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, तो मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं, प्रमोशनल टूल्स की बात करें, प्रमोशन मिक्स की बात करें, 4 चीजें आएंगी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनलाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। डन। Yes, sir. These tools are also known as the promotion mix. अब आपको सबसे पहले पढ़ना एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन है ना, इसी में आपके फीचर छुपे हुए होंगे, ध्यान से देखना, पढ़ो जरा एडवर्टाइजिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग आपके सामने कहा, एडवर्टाइजिंग इज द इम्पर्सनल फॉर्म, तो सबसे पहले पढ़ो इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसकी पहली फीचर है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2, पेड बाय मार्केटर, पेड बाय मार्केटर, स्पॉन्सर, पेड बाय स्पॉन्सर टू प्रमोट गुड्स ऑफ सर्विसेज। नंबर 3 पॉइंट है आपका फीचर के अंदर, प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज, तो यही इसकी फीचर होंगी। देखो नीचे लिखी भी हुई है, सामने आपको नजर आ रही होगी, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन रटनी है, उसी डेफिनेशन में इसकी फीचर भी मिल जाएगी। पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल फॉर्म है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है फॉर प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा पॉइंट आप इसका ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर पेड फॉर्म, पे होता है, कोई ना कोई पे कर रहा है इसके लिए, एडवर्टाइजिंग कभी फ्री में नहीं होती। नंबर 2, इम्पर्सनल फॉर्म होती है, दुकानदार कभी सामने नहीं आता कस्टमर से बात करने के लिए, सिर्फ ऑनलाइन चीज चलेगी, या तो अखबार में चलेगी, टीवी में चलेगी, मोबाइल में चलेगी, किसी एक तरीके से ऐड हो जाएगी, उसके लिए कोई पर्टिकुलरली बंदा बात करने के लिए आपको नहीं आता, जैसा कि सेल्स प्रमोशन में आता या पर्सनल सेलिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के हमारे मेरिट्स क्या है? मास रीच है भाई, एडवर्टाइजिंग का अगर आपसे कोई पूछे फायदा क्या है भाई, एक तो एक एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज में एडवर्टाइजमेंट आ गई, मानो अखबार में आ गई, टीवी में आ गई, मोबाइल में आ गई, कहीं पे भी पूरी दुनिया में एक साथ ऐड हो गई, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंच गई ऐड, इसका ही फायदा है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, जिस चीज की आपने टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में ऐड देख रखी हो, अगर उसको ये नहीं आता यार मैंने प्रोडक्ट की ऐड देखी, बढ़िया होगी बढ़िया होगी, क्यों, क्या दिमाग में बैठा हुआ, इसकी ऐड देखी प्रोडक्ट बढ़िया होती है। Advertising create confidence among the prospective buyer. They feel more comfortable and assured about the product quality and hence feel satisfied. कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड फील करता है कि उसको वो प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी उसने ऐड देखी हुई। फिर ये हमें एक्सप्रेसिवनेस होती है, देखो ऐड के थ्रू हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं वोडाफोन की ऐड की बात करूं, ठीक है, द नेटवर्क वेयर यू गो इट फॉलोज, वो जो कुत्ता दिखाते हैं और वो जो बच्चे दिखाते हैं वो पपेट से बने हुए, ठीक है, वो क्या है, उससे आपको चीजों को एक्सप्रेस करा जाता है, एक्सप्रेसिवनेस होता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल का मतलब ये नहीं कह सकते सस्ती होती, पर यूनिट कॉस्ट हमारी सस्ती होती है। देखो आपने एडवर्ट करने जाओ भी अखबार के अंदर, अखबार की कॉस्ट होती है 7,500 रुपए, सिर्फ 3-4 लाइनों की, आपको बड़ी महंगी ऐड है, 8,000 रुपए लग गए सिर्फ 3 लाइनों के, 8,000 रुपए 3 लाइनों की जरूर लग गई, लेकिन अगर आप पूरा काउंट करोगे ना तो पता लगे 2 करोड़ लोगों ने उस ऐड को पढ़ा, और तब आपकी कॉस्ट है 8,000 रुपए, 2 करोड़ लोग और 8,000 रुपए ऐड, तो आपको पर पर्सन कॉस्ट क्या पड़ रही है, 0.004 पैसा, समझ रहे हो, यानी कॉस्ट आपकी 1 पैसे की भी कॉस्ट नहीं आती अगर आप इसको इकोनॉमिकल की बात करोगे तो। पर यूनिट कॉस्ट जो होती है हमारी कम होती है, वैसे चाहे कॉस्ट ज्यादा, पर यूनिट कॉस्ट हमारी क्या होती है, कम होती है। हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. देन ये ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग अब हमारे कोर्स में नहीं, छोड़ दो इसको सब कुछ। अब आ जाओ आप सीधा पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग में जो लिखा हुआ ना, इसमें भी जो वर्ड लिखे जो डेफिनेशन की, आपको डेफिनेशन दोनों की रटनी है, ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग की भी डेफिनेशन रटनी है और पर्सनल सेलिंग की भी रटनी है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन, तो नंबर 1 क्या है इसकी फीचर, ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। हमें सेल करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें एक या एक से ज्यादा लोगों से हमें क्या करना, पर्सनल सेलिंग करनी है, मतलब सबसे बढ़िया पर्सनल फॉर्म है ये, इसमें पर्सनल सेलिंग है तो पर्सनल फॉर्म है। नंबर 2, हमारे पास कस्टमर को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हम पर्सनल के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग सेल्स। तो आपके साथ 2 खास बात है, नंबर 1 ये पर्सनल फॉर्म है, ठीक है, नंबर 2 ये डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो आपको 2 बातें इसके अंदर याद करनी है, बाकी क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की भी सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है बस। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव व्हिच आर ऑफर्ड टू एनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट सेल्स और परचेज। जैसे हमने देखा कहीं कहीं राज मंदिर वगैरह में देखा एक के साथ एक फ्री, तो आप उसी समय लोगे तभी तो मिलेगी, तो उसको देख के कस्टमर इमीडिएटली प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर हो जाता है।
Sales promotion refers to short-term incentive which are offered to encourage the buyer. Encourage करते हैं buyer को किस चीज के लिए कि आप अभी परचेज कर रहे हो, कल को पता नहीं मिले ना मिले. ठीक है, डन. ओके. यस सर. तो आज आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको दिया है. मटेरियल अभी आपके पास है बुक के अंदर, मैंने फोटो भेज दी है, तो इसको एक बार घर से करो. फिर नेक्स्ट क्लास में परसों करेंगे, ट्यूसडे को. आपकी क्लास अभी दोपहर को ही लूंगा मैं, 1-2 दिन शाम को नहीं लूंगा, रात को क्लास, क्योंकि ना पांडे सर को वहाँ पे ना वो काम चल रहा है, तो थोड़ा इशू है अभी वहाँ पर, इसलिए शाम की क्लास नहीं हो पा रही. ओके पांडे सर सर. ने सेंटर चेंज करा है ना, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है वहाँ पर. सर आकर शिफ्टिंग में जगह तो वहाँ पे सामान उतर रहा है, तो सेंटर नीचे से सर ने खाली करना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इशू है. ठीक है, तो कल भी काम ही चल रहा था वहाँ पर, इसलिए सर 1-2 दिन क्लास लेने को मना कर रहे थे शाम की, तो इसलिए नहीं दे रहा था मैं. ठीक है. यस हाँ जी सर. प्रियंका जी, आप बताओ, आपको कोई ओके दिक्कत सर. परेशानी? वैसे भी नहीं छुट्टियां पड़ सर, गई स्कूल की तो आपकी. प्रैक्टिकल चल रहा है अभी. नहीं छुट्टियां पड़ गई स्कूल की, विंटर हॉलीडेज शुरू हो गए आपके तो. नहीं अभी नहीं हुए, 1 से तो है. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, अच्छा, कल से ही तो बोल रहा हूँ मैं. 1 से, कल से नहीं, 1 से. कोई बात नहीं, 1 और कल में क्या फर्क है, 25-26 तारीख तो हो ही गई है. ठीक है, ओके, डन, यस बाय. सर. सर 4 o'clock कीको की क्लास है. देखते हैं अभी क्या होता है. अभी तो बच्चों को अभी अकाउंट्स की क्लास रहेगी 4 बजे. हो अकाउंट्स की क्लास अभी हो? सर आप देख लो. आप बताओ, अभी नहीं अभी भेजेंगे, बुला दो सारे बच्चों को 3:15 बजे. ठीक है सर, मैं लिख देती हूँ ग्रुप में. 3:15 या 3:30, कोई भी टाइम रख, 3:30 रख दो, नहीं तो आप टाइम 3:30 से 5 बजे अकाउंट्स की क्लास. ठीक है, ओके सर. ओके, बाय. बाय सर. बाय, गुड डे.